गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 20 अप्रैल और आज के सेशन में 20 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में कि किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है। चाइना, केन्या, पाकिस्तान या फिर ईरान। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है भारत। और भारत ने किसे पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। और ये डेटा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आप याद रखेंगे, ये नवीनतम डेटा हाल ही में जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस डेटा के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान में वो 142.86 करोड़ है, जबकि चाइना की जनसंख्या बताई गई है 142.57 करोड़। तो याद रखेंगे कौन सा देश बन गया है? तो हमारा भारत बन गया है। और भारत की आबादी में वर्ष 2060 के मध्य तक वृद्धि का अनुमान है, ऐसा कहा गया है इस डेटा में, जबकि चाइना में इस दौरान आबादी घटने का भी अनुमान है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व की जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों के बारे में जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो याद रखेंगे एशिया महाद्वीप में है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो ये आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 2025 तक विश्व की कुल जनसंख्या कितनी होगी? तो लगभग 8 अरब होगी। विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश है वेटिकन सिटी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे जनांकिकी कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को। आगे बढ़ते हैं, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये स्वीडन को जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसके अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है 6 अरब हुई थी कब? 12 अक्टूबर 1999 में। तो ये विश्व की जनसंख्या से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा याद रखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार यानी कि 2022 में जो जनसंख्या दिवस मनाया गया था इसकी थीम क्या है? तो थीम याद रखेंगे 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ये 2022 की थीम है। आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 6000 करोड़ रुपए क्वांटम मिशन के लिए मंजूर किए गए हैं। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इसका उद्देश्य है क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में तेजी लाना। मिशन के तहत 2023-24 से 2030-31 तक की अवधि के लिए कुल 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो ये डेट यानी कि ये अवधि आपको याद रखनी है और साथ ही में आपको कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
अब डिस्कस कर लेते हैं आगे। देखिए, क्वांटम तकनीक में सामान्य कंप्यूटर से कई गुना अधिक डेटा कई गुना कम समय में प्रोसेस कर सकता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटर है ना, ये काफ़ी तेज़ गति से काम करता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। IBM और IIT मद्रास ने भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। DRDO द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का विंध्याचल और प्रयागराज के बीच सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में सहयोग हेतु समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर से संबंधित। तो देखिए, परम शिवाय, परम शक्ति और परम ब्रह्मा, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये भारत के सुपर कंप्यूटर हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे। शिमोग्र नाम से एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? तो शिमोग्र किसका है? तो ये ईरान का सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में? फ्रंटियर है। और ये किस देश का है? तो ये है USA का। ठीक है। किस संस्थान में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया? तो ये परम शक्ति लगाया गया है कहाँ पर? IIT खड़गपुर में। सीडेक ने किस संस्थान में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पर लगाया गया है? तो ये IIT रुड़की में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजडन क्रिकेटर्स 2022 की सूची में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो विजडन क्रिकेटर्स 2022 की सूची में भारत के किन को शामिल किया गया है? हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा A और B। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो विजडन क्रिकेटर्स अलमीक ने साल 2022 के टॉप 5 क्रिकेटरों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 2 भारतीय शामिल हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हरमनप्रीत कौर याद रखेंगे और सूर्य कुमार यादव आपको याद रखना है। वहीं सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। हरमनप्रीत कौर के बारे में याद रखेंगे कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं विजडन क्रिकेटर्स अल्मोनिक के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो फ्रेंड्स, इसे क्रिकेट की बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे विजडन क्रिकेटर्स को ही कहा जाता है। विजडन की स्थापना होती है 1864 में। अंग्रेजी क्रिकेटर जॉन विजडन ने इसकी स्थापना की थी। यह यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK में सालाना प्रकाशित एक क्रिकेटर संदर्भ पुस्तक है। क्रिकेट की बाइबल का वर्णन पहली बार 1930 के दशक में एलेक बो द्वारा लंदन मर्क्यूरी की समीक्षा में किया गया था। तो देखिए, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। पहला सवाल बनेगा क्रिकेट बाइबल के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे विजडन क्रिकेट्स अल्मोनिक को जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपको याद रखना है 1864 में। किसने की थी? तो जॉन विजडन ने की थी। ठीक है। और भारत के किन 2 खिलाड़ियों को मिला है? तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में। हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये कहाँ पर हुए थे? तो इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। वहीं टीम ने एशिया कप की विजेता भी बनी है, यानी कि जो टीम है वो एशिया कप की भी विजेता बनी, जिसमें कौन शामिल थी? तो हरमनप्रीत कौर। ठीक है। सूर्य कुमार यादव वर्तमान में T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। लीसा स्टालेकर, नाम याद रखेंगे, फीफा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है सलीम दुर्रानी, 88 साल की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखेंगे क्रिकेट से। और इसके अलावा आप याद रखेंगे दुनिया का जो तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है राजस्थान राज्य में। अगला सवाल, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? तो जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है ये दिया गया है राज सुब्रमण्यम को, और ये फेडेक्स के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। फेडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूज़ में है, तो हो सकता है क्वेश्चन आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाए।
तो वर्तमान में राज्य सुब्रमण्यम फेडेक्स के सीईओ हैं, याद रखेंगे आप सभी। और यात्रा प्रतिबंधों के कारण सुब्रमण्यम को इंडिया हाउस में आयोजित एक समारोह में अमेरिका में, यानी कि ये समारोह कहाँ पर हुआ, अमेरिका में, और अमेरिका में भारत के राजदूत यानी कि तरणजीत सिंह संधू द्वारा पुरस्कार दिया गया। किसे? राज्य सुब्रमण्यम को। राज्य सुब्रमण्यम प्रमुख भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर हैं। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रवासी भारतीय सम्मान। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों और डायस्पोरा को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पुरस्कार 9 जनवरी 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस के समारोह के साथ स्थापित किया गया था, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को विज्ञान, व्यवसाय, कला और परोपकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के आधार पर चुना जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को बढ़ाने में भारतीय डायस्पोरा द्वारा किए गए योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मान देना है। अब आप मुझे बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 आयोजन कहाँ पर हुआ था या मेज़बानी किसने की थी और मुख्य अतिथि कौन थे? ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं। फेडेक्स की बात की जाए तो स्थापना 5 मई 1971 में यूनाइटेड स्टेट में होती है इसकी स्थापना। संस्थापक कौन है? तो फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ हैं। इसका मुख्यालय आता है टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में है राज्य सुब्रमण्यम। तो फेडेक्स का मुख्यालय और स्थापना, ये 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि खबरों में रहा त्रिपक्षीय संवाद मंच जिसमें भारत, ब्राज़ील और कौन सा देश शामिल है? तो फ्रेंड्स, ये त्रिपक्षीय संवाद जो मंच है ये फिर से सुर्खियों में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं या इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये सुर्खियों में इसलिए आ गया है क्योंकि इसकी अध्यक्षता फिलहाल करने वाला है कौन? भारत। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो काफ़ी समय से यह निष्क्रिय था, यानी कि काफ़ी समय से इसकी बैठक नहीं हो रही है। इसके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं जैसे भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, है ना। और नवीनतम जो इसकी बैठक हुई थी वो 2022 में, जिसमें तीनों देशों के वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया था, लेकिन राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग नहीं लिया था, याद रखेंगे। और राष्ट्र अध्यक्षों ने पहली बार भाग लिया था कब? आखिरी बार 2011 में जो बैठक हुई थी इसमें। इसके बाद राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक नहीं हुई है। तो फिलहाल ये सुर्खियों में आ गया है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहला सवाल तो याद रखेंगे, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। तीनों देशों के विदेश मंत्री ने 6 जून 2003 को ब्रासीलिया यानी कि ब्राज़ील में एकत्रित होकर ब्रासीलियाई घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसके बाद इसकी स्थापना होती है। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 2003। और इसे नाम दे दिया जाता है क्या? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये संवाद मंच है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं या फिर इसकी स्थापना कब की गई थी। थर्ड पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे कि इसका कोई भी कार्यकारी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो G7 है और G20, इन दोनों का भी कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। और तीसरा आप याद रखेंगे किसके बारे में? तो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच के बारे में। इसका भी कोई कार्यकारी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। 2011 में 5वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था। छठे इस्पा, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो इप्सपा कहते हैं। और इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर सकता है कौन? भारत। तो इसलिए ये समय सुर्खियों में बना हुआ है। डिस्कस कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा हैं। राजधानी केप टाउन विधायी राजधानी है। प्रिटोरिया यहाँ की कार्यकारी राजधानी है। और न्यायिक राजधानी को कहते हैं ब्लॉमफोंटेन। यहाँ की मुद्रा को बोलते हैं रेंड। अब आप मुझे बताइए कि दक्षिण अफ्रीका से भारत में कितने चीते लाए गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं। यह है दक्षिण अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा।
अगला सवाल, किस राज्य के कुंभन अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स ये अंगूर फेमस है कहाँ पर? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अंगूर है ये तमिलनाडु का। और इसके बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे आप कि तमिलनाडु के कुंभन घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी का बन सकता है कि जो कुंभन घाटी है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु में आती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ज्योग्राफी से संबंधित। तो अभी तक हाल ही में किन किन को जीआई टैग मिला है? तो जो सुंदर राजा आम है इसका रीवा को मिला है। रीवा यानी कि किसको? मध्य प्रदेश को दिया गया है ना। और मुरैना की गजक ये भी मध्य प्रदेश को मिला है। और नागरी दुबरा चावल का जो जीआई टैग है ये छत्तीसगढ़ को दिया गया है। इसके अलावा गोंड पेंटिंग का जो जीआई टैग है ये भी मध्य प्रदेश को हाल ही में दिया गया है। अगला सवाल, मैलकम आदि से शिया पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो फ्रेंड्स इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्साह पटनायक को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और ये काफ़ी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है 2023 का। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 का किसे मिला था, तो 2022 का भारतीय अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक को दिया गया था। तो 2022 और 23 दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में जो 48वीं बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की गई है जी अशोक कुमार के द्वारा। डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई है। फ्रेंड्स ये बैठक इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि बैठक में करीब 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं नमामि गंगे के बारे में। तो इसे याद रखेंगे, जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। इसे राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण और संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है इसे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि नमामि गंगा जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप याद रखेंगे जून 2014। अगला सवाल, युवा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो युवा जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। जितेंद्र सिंह कौन है? तो ये वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस आयोजन के दौरान 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का भी परिचय दिया। फेंगयून थर्ड उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे फेंगयून जो थर्ड उपग्रह है इसे चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो चीन ने फेंगयून थर्ड मौसम संबंधी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य गंभीर मौसम की स्थिति, विशेष रूप से भारी वर्षा जो बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकती है, की निगरानी और जानकारी प्रदान करना है, जिसके लिए ये चाइना ने लॉन्च किया है। तो मैप में आप सभी चीन की लोकेशन देख सकते हैं। ये है चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की मुद्रा को कहते हैं रेमनबी और युवान। युवान याद रखेंगे काफ़ी सुर्खियों में रही है, तो पूछी जा सकती है कि युवान किस देश की करेंसी है? तो ये चाइना की है। चाइना के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग इनका नाम है। अगला सवाल, जो कि शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? तो इसकी लॉन्चिंग की गई है केन्या के द्वारा। देखिए केन्या का ये उपग्रह है और इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? तो इसकी लॉन्चिंग हुई है कैलिफोर्निया से। किस रॉकेट से? तो याद रखेंगे एलोन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के एक रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो केन्या को आपदा प्रबंधन और खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए बाढ़, सूखा और जंगल की आग सहित कृषि और पर्यावरणीय डेटा एकत्रित करना है। तो याद रखेंगे ये किसका है? तो केन्या का है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस।
भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टेठी थॉमस को जाना जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आता है देहरादून में। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण। तो फ्रेंड्स अब कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत 625 परिवारों को फिर से अपने लापता लोगों से मिलाया गया है। तो ये किसने चलाया है? हरियाणा पुलिस ने। विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बाढ़ पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया जाएगा 230 मिलियन डॉलर का ऋण। किसे? बांग्लादेश को। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 14 पदक जीते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है सीरिया। हाल ही में मैंग्रोव पीटा पक्षियों की गणना कहाँ पर की गई है? तो ये उड़ीसा राज्य में की गई है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन में से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? गिरिराज सिंह ने। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो इसे टोयोटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। एप्पल कंपनी ने अब भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये मुंबई में खोला गया है। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट किसने अपनाया है? केरल ने। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देख लेते हैं। तो फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा। और किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखेंगे आर्टिकल 165। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हाल ही में किस स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने असम में एक प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन किया गया? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।